हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर। तो बच्चों, कंटिन्यू करते अपना चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विसेज। लास्ट सेशन के अंदर हमने आधा चैप्टर कवर कर लिया था और आधा चैप्टर हम आज कवर करने वाले हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन के संग। तो पहला क्वेश्चन जो हमारी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 31 दे रखा है वो क्या है? विच प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस इज नॉट एप्लीकेबल विच प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर लाइफ इंश्योरेंस। जो भी हमारे प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस होते हैं वो लाइफ इंश्योरेंस में कौन सा एप्लीकेबल नहीं होता है? प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज। बताइए बच्चों, इसका आंसर क्या होगा कि लाइफ इंश्योरेंस पर कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता है? प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। ये अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। आदमी पर प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी ये अप्लाई नहीं होता है। बच्चे ने आंसर दिया था आदमी, मतलब ऑप्शन नंबर ए। अभी क्या है जरा समझ लेते हैं एक बार। देखो बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी का मतलब ये होता है कि लॉस से पहले की सिचुएशन जैसी थी हम वैसी कर देंगे। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी का मतलब क्या है? लॉस से पहले जैसी सिचुएशन थी इंश्योरेंस कंपनी एज इट इज वैसी जो सिचुएशन है वो आपके सामने क्रिएट कर देगी। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस के केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है। इंसान मर गया, अगर बाय चांस इंसान मर गया तो एज इट इज इंसान आपके सामने वापस खड़ा नहीं किया जा सकता। तो ये प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी आपका लाइफ इंश्योरेंस पे लागू नहीं होता है। ये चीज क्लियर हो गई। प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ लागू होता है। आंसर इज यस। प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ का मतलब क्या होता है कि एट द टाइम ऑफ टेकिंग द इंश्योरेंस आपको अपने इंश्योरर को या फिर जिस कंपनी से आप इंश्योरेंस ले रहे हो उसको आपको अपनी सारी डिटेल बतानी चाहिए जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लिखा ना अटमोस्ट गुड फेथ, तो आप पर उसको भरोसा करके अपनी सारी बातें बतानी है जिससे आगे चल के ऐसा ना हो कि आपने कोई भी बात छुपा रखी हो। तो इंश्योरेंस करते समय ये बात को इंश्योर किया जाता है कि आप सारी बातें बताओ, ठीक है। तो मतलब प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ लागू होता है बट प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी लागू नहीं होता। क्लियर? ओके। अगला क्वेश्चन क्या है? डैश सर्विसेज आर हेल्पफुल टू द बिजनेसेस फॉर एस्टेब्लिशिंग लिंक बिटवीन द आउटसाइड वर्ल्ड। नीचे दी गई कौन सी सर्विस से हम आउटसाइड वर्ल्ड से लिंक मेंटेन कर सकते हैं? वेयर हाउसिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, या फिर कम्युनिकेशन। बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि कौन सी सर्विसेज से हम एक्सटर्नल वर्ल्ड के संग लिंक्स बैठा सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं? वेयर हाउसिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, या फिर कम्युनिकेशन। बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी, या फिर डी। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं इसका आंसर, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के बिना हम किसी के साथ भी लिंक नहीं बैठा सकते हैं। क्लियर? ओके। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, बताइए बच्चों, इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन इज डैश डैश एंड डैश। एफिशिएंट, एक्यूरेट, फास्ट, एक्यूरेट, इलेबोरेट, फास्ट, स्लो, एक्यूरेट, एफिशिएंट, या फिर कुछ भी नहीं। बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 2 मिनट दे रहा हूं, फटाफट से सोचो, वीडियो को पॉज करो, बताओ एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है? एफिशिएंट, एक्यूरेट, फास्ट, एक्यूरेट, इलेबोरेट, फास्ट, स्लो, एक्यूरेट, एफिशिएंट, या फिर नन ऑफ दीस। तो बिल्कुल सही बच्चों, आपने एकदम सही गैस किया है। मेरे पास आंसर एकदम सही आ रहे हैं, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, एफिशिएंट, एक्यूरेट एंड फास्ट। जो भी आपकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए वो छोटी से छोटी होनी चाहिए, तेज आनी चाहिए और एक्यूरेट होनी चाहिए, ठीक। कोई भी कुछ भी उसमें अंदर फॉल्स इंफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, डिसॉर्शन नहीं होना चाहिए, मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए। क्लियर? ओके। अब बच्चों बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? Insurance remove the uncertainties which causes loss and assured receives payment of loss. Which feature of insurance is this? मतलब इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है? आपकी जो भी अनसर्टेनिटीज होती हैं, अनिश्चितताएं होती हैं, उसको खत्म कर देती है जिससे नुकसान होता है, और प्लस आपको एक इंश्योरेंस दे देती है कि भैया आपको जो नुकसान हुआ है उसके बदले में आपको पेमेंट मिल जाएगा। तो ये इंश्योरेंस का कौन सा फीचर है? प्रोटेक्शन का, रिस्क शेयरिंग का, प्रोवाइडिंग सर्टिनिटी का, या फिर नन ऑफ दीज का? बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि जो इंश्योरेंस कंपनी है वो अनिश्चितता, अनसर्टेनिटीज खत्म कर देती है और एक एश्योरेंस देती है कि भैया आपको पेमेंट मिलेगा अगर आपको नुकसान होता है तो? ए, प्रोटेक्शन, बी, रिस्क शेयरिंग, सी, प्रोवाइडिंग सर्टिनिटी, या फिर डी, नन ऑफ दीज। बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं।
और इसका जो क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है, सवाल में ही जवाब छुपा हुआ है। जो अनसर्टेनिटीज को हटाता है वो क्या प्रोवाइड कर रहा है आपको, सर्टेनिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, प्रोवाइडिंग सर्टेनिटी। क्या ये चीज क्लियर है? ओके। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस? नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस है? अटमोस्ट गुड फेथ, इंडेमनिटी, प्रॉक्सिमा कॉज या फिर ऑल ऑफ द अबव? बताओ बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस इनमें से कौन सा है? अटमोस्ट गुड फेथ, इंडेमनिटी, प्रॉक्सिमेट कॉज या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं इसका करेक्ट आंसर। और ऊपर ही देखा था हमने, अटमोस्ट गुड फेथ होता है हमारा इंश्योरेंस, इंडेमनिटी होता है और प्रॉक्सिमेट कॉज भी होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ये चारों ही प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस होते हैं, मतलब ये तीनों ही हमारे जो प्रिंसिपल इंश्योरेंस है। जो फोर्थ ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ये चीज क्लियर हो गया। अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में तो देखा था कि कौन सा लाइफ इंश्योरेंस का प्रिंसिपल लगता है, इंडेमनिटी, अटमोस्ट गुड फेथ, मतलब वो प्रिंसिपल इंश्योरेंस तो थे, बट जो इंडेमनिटी वाला है ना, ये इंडेमनिटी वाला ये लाइफ इंश्योरेंस पर नहीं लगता। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है 1 मार्क के लिए। द इंश्योर्ड मस्ट हैव एन डैश इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस। द इंश्योर्ड मस्ट हैव एन डैश इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस। जिस चीज का भी आप इंश्योरेंस करा रहे हो, जिस चीज का भी आप इंश्योरेंस करवा रहे हो, तो उसमें आपका क्या होना जरूरी है? आपका ओनरशिप होना जरूरी है, आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना जरूरी है, आपका पोजेशन होना जरूरी है, या फिर आपका प्रॉपर्टी होना वो जरूरी है? बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जिस भी चीज का आप इंश्योरेंस करा रहे हो, जो भी आपका सब्जेक्ट मैटर है, जिसका भी इंश्योरेंस करा रहे हो, तो इंश्योरर का, जो इंश्योर कर रहा है, जो इंश्योर करवा रहा है, उसका इंटरेस्ट उसमें किस तरीके का होना चाहिए? ओनरशिप इंटरेस्ट होना चाहिए, इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, पोजेशन होना चाहिए, या फिर प्रॉपर्टी होनी चाहिए? बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो ओनरशिप नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी, इंश्योरेबल इंटरेस्ट। और यहाँ पे इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब होता है फाइनेंशियल इंटरेस्ट। इस चीज का ध्यान रखना, लिख लेना कहीं पे। इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल इंटरेस्ट। तो आप जिस चीज का भी इंश्योरेंस कराते हो उसमें आपका फाइनेंशियल इंटरेस्ट होना चाहिए, तभी आप उसका इंश्योरेंस करा सकते हो, अदरवाइज नहीं करा सकते। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। क्लियर? हम अपनी लाइफ का इंश्योरेंस क्यों करवाते हैं? क्योंकि हमको अपनी लाइफ से पैसे कमाने हैं भाई। हम अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस क्यों करवाते हैं? क्योंकि वो पैसे की आई थी। मोबाइल का इंश्योरेंस क्यों करवाते हैं, या फिर मरीन में हम इंश्योरेंस क्यों करवाते हैं कि कोई भी शिप, अगर हमारा कोई भी सामान अगर शिप से ट्रांसपोर्ट होकर आ रहा है तो उसका इंश्योरेंस क्यों कराते हैं? क्योंकि उसमें पैसा लगा हुआ है। फायर इंश्योरेंस क्यों कराते हैं? कोई चीज जल गई तो नुकसान हो जाएगा। तो आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, आपका फाइनेंशियल इंटरेस्ट उसमें होना जरूरी है। ये चीज क्लियर हो गया? कोई डाउट, कोई परेशानी? ओके, तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, Which of the following is not a type of general insurance? नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा जनरल इंश्योरेंस नहीं है? फायर इंश्योरेंस, कार्गो इंश्योरेंस, फ्रेट इंश्योरेंस या फिर लाइफ इंश्योरेंस? बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। फायर, कार्गो, फ्रेट या फिर लाइफ? कौन सा जनरल इंश्योरेंस नहीं है? फायर, कार्गो, फ्रेट या फिर लाइफ? बताइए बच्चों। बड़ा ही सिंपल है ये। अगर आपने बुक का चार्ट देखा हुआ है तो ये बच्चों इससे ज्यादा सिंपल क्वेश्चन कोई हो ही नहीं सकता। बताओ फटाफट से। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। आई होप आपने सही गेस कर लिया होगा। बच्चों ध्यान रखना, हमारे जो भी इंश्योरेंस है वो सिर्फ 2 पार्ट्स में क्लासिफाई होते हैं। एक होता है हमारा लाइफ इंश्योरेंस और एक होता है हमारा जनरल इंश्योरेंस। क्या होता है? एक होता है लाइफ इंश्योरेंस, एक होता है जनरल इंश्योरेंस। तो जनरल इंश्योरेंस के अंदर लाइफ इंश्योरेंस नहीं आता। क्लियर? तो लाइफ इंश्योरेंस इज द करेक्ट आंसर। कोई डाउट? ओके, कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख देना, आपको आपकी क्वेरी का जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंश्योरेंसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी? नीचे दिए गए कौन से इंश्योरेंस को हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी भी बोल सकते हैं? मतलब ये कि लॉस से पहले जैसी सिचुएशन आपके सामने एकदम एज इट इज हम रख सकते हैं, बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए लाइफ इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर बी फायर इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर सी मरीन इंश्योरेंस या फिर ऑप्शन नंबर डी बोथ बी एंड सी? बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा है? लाइफ, फायर, मरीन
या फिर बोथ बी एंड सी? बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि लाइफ इंश्योरेंस हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी नहीं होता, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है कि लॉस से पहले जैसी सिचुएशन होती है वैसे ही इंश्योरेंस कंपनी आपके सामने खड़ी करके रख देगी, चलो अब यहां से फिर से कंटिन्यू करो। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस के केस में अगर किसी इंसान की डेथ हो जाती है तो इंसान को वापस से जिंदा नहीं किया जा सकता। लेकिन फायर इंश्योरेंस के केस में कोई चीज जल गई तो कोई नई चीज एज इट इज आपके सामने लाके रखी जा सकती है। मरीन इंश्योरेंस में आपको कोई सामान डूब गया तो वो दोबारा सामान आपके सामने लेकर आया जा सकता है, नया सामान, लेकिन नई जिंदगी आपके सामने लेकर नहीं आई जा सकती। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा फायर इंश्योरेंस एंड मरीन इंश्योरेंस, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी। क्लियर? ओके। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है, लाइफ इंश्योरेंस क्या, फरीन इंश्योरेंस क्या, मरीन इंश्योरेंस क्या, फायर इंश्योरेंस क्या है, तो प्लीज आप हमारे चैनल पर आइए। आप ऑलरेडी हैं, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में क्लास 11 बिजनेस स्टडीज के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसके अंदर चैप्टर नंबर 4 पे जाइएगा, बिजनेस सर्विसेज। उसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस के बारे में, टाइप्स ऑफ पॉलिसीज के बारे में, टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल्स के बारे में। क्लियर? ओके। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। A person who undertakes to indemnify is called, उस पर्सन को हम क्या बुलाते हैं जो इंडेमनिफाई करता है? इंश्योरर बुलाते हैं, इंश्योर्ड बुलाते हैं, मिडलमैन बुलाते हैं या फिर एजेंट बुलाते हैं? जो पर्सन इंडेमनिफाई करता है उसे हम क्या बुलाते हैं? इंश्योरर, इंश्योर्ड, मिडलमैन या फिर एजेंट? बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इंडेमनिफाई जो करता है उसका नाम क्या है? इंश्योरर, इंश्योर्ड, मिडलमैन या फिर एजेंट? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए, इंश्योरर, मतलब कंपनी। जो कंपनी इंश्योर करती है, जो इंडेमनिफाई करती है, वो होती है इंश्योरर। क्लियर? ओके। इंश्योर्ड कौन होता है? जो इंश्योरेंस ले रहा है। जैसे हम इंश्योरेंस ले रहे हैं तो हम इंश्योर्ड हैं, जिस कंपनी से ले रहे हैं वो इंश्योरर है, और बीच में जो लोग होते हैं जो पॉलिसी का हमारा का काम करवाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इंश्योरेंस एजेंट। क्लियर? ओके। अगला क्वेश्चन बच्चों, अ पॉलिसी बेनिफिशियल फॉर पीपल फॉर अ रेगुलर इनकम आफ्टर अ सर्टेन एज इज। क्वेश्चन क्या, फिर से रीड करेंगे। पॉलिसी बेनिफिशियल फॉर पीपल प्रेफर अ रेगुलर इनकम आफ्टर अ सर्टेन एज इज होल लाइफ पॉलिसी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, एंडोमेंट लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी या फिर एन्युटी पॉलिसी? बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऐसी कौन सी पॉलिसी को हम क्या बुलाते हैं जो आप चाहते हो कि एक सर्टेन एज अचीव करने के बाद आपको रेगुलर इनकम मंथली बेसिस पर, एनुअल बेसिस पर आपको मिलती रहे? उस पॉलिसी को हम क्या बुलाते हैं? होल लाइफ पॉलिसी बुलाते हैं, जॉइंट लाइफ पॉलिसी बुलाते हैं, एंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बुलाते हैं या फिर एन्युटी पॉलिसी बुलाते हैं? बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, डी, सी या फिर डी? तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी, एन्युटी पॉलिसी। एन्युटी का मतलब ही होता है लाइफ लॉन्ग, ठीक है, इनडेफिनेट पीरियड तक। तो जैसे आप एक सर्टेन एज अचीव कर लेते हैं तब तक तो आप पैसा जमा कराते रहते हो। उस एज अचीव करने के बाद फिर कंपनी आपको पैसा रिटर्न करती रहती है, या तो आपको लमसम में पैसा दे देगी इकट्ठा ब्याज लगा के, या फिर मंथली बेसिस पे आपको पेंशन की तरह आपको पैसा देना चालू कर देगी। क्लियर? ओके। अगला क्वेश्चन, पॉलिसी टेकन बाय इंडिविजुअल्स फॉर द चिल्ड्रन मैरिजेस एंड एजुकेशन एक्सपेंसेस आर। जो लोग अपने बच्चों की शादी के लिए, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं उस पॉलिसी का नाम क्या है? चिल्ड्रन एंडोमेंट पॉलिसी, होल लाइफ पॉलिसी, एंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी या फिर एन्युटी पॉलिसी? इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं हो सकता, बताओ फटाफट से इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए चिल्ड्रन, ऑप्शन नंबर बी होल, ऑप्शन नंबर सी एंडोमेंट, ऑप्शन नंबर डी एन्युटी? बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बच्चों की शादी और उनकी पढ़ाई के लिए जो पॉलिसी ली जाती है उसका नाम क्या है? ए, बी, सी या फिर डी? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं, और सबसे सिंपल आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चिल्ड्रन एंडोमेंट पॉलिसी। नाम में ही सवाल, सॉरी नाम में ही आंसर छुपा हुआ है, ठीक है। कभी कभार हम फंबल कर जाते हैं, आदत नहीं इतनी क्लास लेने की, कोशिश जारी है। अगला क्वेश्चन, द पॉलिसी in which the amount is payable to the legal heir of the insured after his death is। मतलब एक ऐसी पॉलिसी जिसके अंदर इंसान के मरने के बाद उसके परिवार वालों को या जो भी उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो उसका जो पैसा दिया जाता है, उस पॉलिसी का नाम क्या है? होल लाइफ पॉलिसी,
एन्युटी पॉलिसी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी या फिर एंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी? बताइए बच्चों, इसका करेक्ट आंसर क्या है? एक ऐसी पॉलिसी जिसके अंदर मरणोपरांत मतलब आफ्टर डेथ ही पैसा उनके लीगल हायर्स को दिया जाता है, उस पॉलिसी का नाम क्या है? होल लाइफ पॉलिसी, एन्युटी पॉलिसी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी या फिर एंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं इसका आंसर, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए, होल लाइफ पॉलिसी। और ये हर एक इंसान को लेनी चाहिए, ये हर एक इंसान को लेनी चाहिए। आज आपने सुना हो, आपने शायद जिस दिन ये रिकॉर्डिंग हो रही है उस दिन सिद्धार्थ शुक्ला जी की डेथ हो गई है हार्ट अटैक से। अब ये सोच लो, रात को इंसान सोया, सुबह उठा ही नहीं। अब मान के चलो वो एक सिंगल अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली हो, तो फिर बाकी फैमिली का क्या होगा? तो ऐसे में लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो मरनों के उपरांत आपके परिवार वालों को पैसा मिलता है वो सबको लेनी चाहिए। हर साल प्रीमियम दो, मान के चलो ये नॉर्मल खर्चा कर रहे हो आप, ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखिए, हर एक को होल लाइफ पॉलिसी लेनी चाहिए। अदरवाइज क्या होता है, इंसान तो चला जाता है लेकिन फैमिली बाद में सब पड़ जाती है, क्योंकि ही और शी अगर वो सोल पर्सन है जो अर्निंग कर रहा है, तो ऐसे केस में फैमिली को बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। तो इस चीज का आप ध्यान जरूर रखें, ध्यान जरूर रखें, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन, द प्रिंसिपल in which it is the duty of the insured to take minimizing the step for loss to the insured property is subrogation, mitigation, contribution, proximate cause। मतलब ये बोल रहे हैं कि बाय चांस कभी आपको नुकसान हो रहा हो तो कौन सा प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस आपको ये बोलता है कि आपको कोशिश करनी चाहिए कि नुकसान कम से कम हो। ऐसे प्रिंसिपल को हम क्या बुलाते हैं? सब्रोगेशन बुलाते हैं, मिटिगेशन बुलाते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन बुलाते हैं या फिर प्रॉक्सिमेट कॉज बुलाते हैं? बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा? ए सब्रोगेशन, बी मिटिगेशन, सी कंट्रीब्यूशन या फिर डी प्रॉक्सिमेट कॉज? बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या है? ए, बी, सी या फिर डी? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं इसका करेक्ट आंसर, और आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिटिगेशन। क्या है जरा प्रिंसिपल को समझ लेते हैं। देखो होता क्या है बच्चों, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टेक स्टेप फॉर मिनिमाइजिंग द लॉस। मान के चलो आपको आपके किसी जगह पर आग लग गई है और आपको पता है कि आपने इंश्योरेंस पॉलिसी कराई रखी है, तो आप ना हाथ पे हाथ रख के बैठे, अरे बात कोई बात नहीं, जलने दो, मेरा तो इंश्योरेंस पॉलिसी हो रखी है, मुझे तो इंश्योरेंस मिल जाएगा, तो मुझे टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बट ऐसा नहीं है। इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट में लिखा जाता है कि आपको कल को नुकसान हो रहा है और आपकी आंखों के सामने नुकसान हो रहा है, तो आपको अपनी काबिलियत के अकॉर्डिंग, अपनी पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग जो जो स्टेप्स आप ले सकते हो उस नुकसान को कम से कम करने के लिए, वो आपको स्टेप्स लेने जरूरी हैं। कल को इंश्योरेंस कंपनी को अगर पता लग गया कि आपने ऐसा कोई भी स्टेप नहीं उठाया जो आप कर सकते थे नुकसान को कम करने के लिए, बट आपने नहीं किया, तो ऐसे केस में वो इंश्योरेंस क्लेम देने से मना कर सकती है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो आपको पॉसिबल, जितना भी पॉसिबल हो सके, आपको स्टेप लेने चाहिए कि आपके जो लॉस हो वो कम से कम। वैसे इन्होंने गाड़ी चोरी होने के मामले में भी है कि आपकी गाड़ी चोरी हो रही है और आप बस चेहरा देख रहे हो कि बस चुर जा, मेरे को तो नई गाड़ी मिल जाएगी, तो ऐसे केस में आपको इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं मिलेगी, इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा। अगर कंपनी को पता लग गया that you didn't have taken the necessary steps to minimize the loss। क्लियर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा वो है प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन। क्लियर? ओके, अगला, इन केस ऑफ डबल इंश्योरेंस the insurer are to share the losses in the proportion to the amount assured by each of them। which principle of insurance is this? वही क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई पर्सन दो जगह से इंश्योरेंस करा लेता है किसी एक प्रॉपर्टी का। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो मेरा घर है और मैंने उसका इंश्योरेंस करा रखा, फायर इंश्योरेंस करा रखा है, मैंने एसबीआई जनरल इंश्योरेंस से भी करा रखा है, और मैंने मान के चलो एनआईसी नेशनल इंश्योरेंस से भी मैंने उनका करवा रखा है, इंश्योरेंस करवा रखा है। तो ऐसे केस में अगर मेरे घर को आग लग जाती है तो ये दोनों मेरे को मिलके कंट्रीब्यूट करेंगे जितना टोटल अमाउंट होगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं होगा पूरा मैं एसबीआई से ले भी हूं और पूरा ऐसा नहीं हो सकता कि मैं एनआईसी से भी पूरा ऐसा ले लूं, नहीं, वो दोनों मिलके कंट्रीब्यूट करके जितना मेरा टोटल लॉस है उसको कंट्रीब्यूट करके मुझे पैसा देंगे। तो बताइए ये प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस कौन सा है? प्रॉक्सिमेट कॉज, मिटिगेशन, कंट्रीब्यूशन या फिर सब्रोगेशन? बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रॉक्सिमेट कॉज, मिटिगेशन, कंट्रीब्यूशन या फिर सब्रोगेशन? मैंने एक्सप्लेन करने में इसका आंसर बता दिया था, वो कंट्रीब्यूट करके पैसा देंगे। मतलब मेरा जितना भी नुकसान हुआ होगा
तो जो दोनों कंपनियां हैं, एसबीआई हो गया, एनआईसी हो गया, तो दोनों मिलके कंट्रीब्यूट करके मुझे पैसा देंगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। क्लियर? डील? कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, आपकी प्रॉब्लम को तुरंत सॉल्व कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन, बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी या फिर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इज अवेलेबल ऑन करंट डिपॉजिट अकाउंट, में जूम कर देता हूं इसको, करंट डिपॉजिट अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट या फिर फिक्स डिपॉजिट। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कौन से अकाउंट से ली जा सकती है? करंट अकाउंट डिपॉजिट से, रिकरिंग डिपॉजिट से, फिक्स डिपॉजिट से या फिर सेविंग डिपॉजिट से। बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल था और करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए, करंट डिपॉजिट अकाउंट। करंट अकाउंट से हम ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले सकते हैं। क्लियर? ओके। अगला क्वेश्चन, it is a type of saving account in which excess of a particular limit gets automatically transferred to fixed deposit account। मतलब कौन से सेविंग अकाउंट के अंदर एक लिमिट से अगर ऊपर ज्यादा पैसा आ जाए तो वो सेविंग और फिक्स डिपॉजिट में ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाता है? ए, मल्टीपल डिपॉजिट ऑप्शन अकाउंट, बी, करंट अकाउंट, सी, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट या फिर डी, सैलरी अकाउंट। बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कौन से टाइप ऑफ बैंक अकाउंट में या कौन से टाइप ऑफ सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर एक लिमिट से अगर ज्यादा पैसा हो जाए तो वो ऑटोमेटिकली फिक्स डिपॉजिट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है? मल्टीपल डिपॉजिट ऑप्शन अकाउंट, करंट अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट या फिर सैलरी अकाउंट। बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए, मल्टीपल डिपॉजिट ऑप्शन अकाउंट। इसके अंदर क्या होता है? सेविंग का पैसा होता है, आपने मान के चलो लिमिट सेट कर ली 10,000 से ज्यादा ही मेरा पैसा अगर अकाउंट के अंदर आ जाए तो वो जितना भी एक्सेस पैसा 10,000 से ऊपर का वो फिक्स डिपॉजिट में चला जाए। करंट अकाउंट आपके बिजनेस के लिए अकाउंट होता है। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट का मतलब क्या होता है? आप एक पर्टिकुलर टाइम तक हर महीने एक फिक्स अमाउंट जमा कराते हैं। और सैलरी अकाउंट कौन सा होता है? जिसके अकाउंट में आपकी सैलरी आती है। ओके, अब बच्चों बात करते हैं अपने आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन क्या है? इट रेफर्स टू द पेक्यूनरी इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट। पेक्यूनरी इंटरेस्ट क्या होता है? इंश्योरेबल इंटरेस्ट, मिटिगेशन ऑफ लॉस, सब्रोगेशन या फिर इंडेमनिटी। बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था पेक्यूनरी इंटरेस्ट क्या होता है। बताइए ऑप्शन नंबर ए, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, ऑप्शन नंबर बी, मिटिगेशन ऑफ लॉस, ऑप्शन नंबर सी, सब्रोगेशन या फिर ऑप्शन नंबर डी, इंडेमनिटी। बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। और थोड़ी देर पहले जैसे हमने डिस्कस किया था, पेक्यूनरी इंटरेस्ट का मतलब होता है फाइनेंशियल इंटरेस्ट, और फाइनेंशियल इंटरेस्ट को हम क्या बुला देते हैं? इंश्योरेबल इंटरेस्ट बुला लेते हैं। इस चीज का ध्यान आया आपको? बहुत सही। तो बच्चों ये था हमारा चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विसेज, जिसके सारे एमसीक्यूज हमने कवर कर लिए हैं। अभी चैप्टर वाइज चल रहे हैं, उसके बाद जैसे हमारे चैप्टर वाइज कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम सारे चैप्टर के मिक्स्ड एमसीक्यूज करेंगे। क्लियर? अब नेक्स्ट सेशन मिलेंगे आपसे चैप्टर नंबर 5 के साथ। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा और पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय।